यासीन मलिक साहब ने बंदूक उठाई, हम बंदूक के ख़िलाफ़ हैं। महबूबा जी ने आज भी कहा, परसों भी कुलगाम में कहा ये जो बच्चे कब्रों में जा रहे हैं प्लीज़ कब्रों में मत जाइए, आप ज़िंदा रहे, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है, कब्रों में मत जाइए। हम बंदूक के ख़िलाफ़ हैं, हम स्टोन पेल्टिंग के ख़िलाफ़ हैं, बट हम पुरअमन जद्दोजहद के हक़ में हैं। जो देश के इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने यासीन मलिक को कहा कि तुम बंदूक का रास्ता छोड़ दो, जिसमें कुलदीप नैयर जैसे आदमी शामिल थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी पे आऊँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अप्रोच था टुवर्ड्स कश्मीर इशू, टुवर्ड्स कश्मीर प्रॉब्लम्स, उसमें और आज के दौर में क्या फ़र्क है। इसी यासीन मलिक ने बंदूक छोड़ दी, यही मैं यासीन मलिक टेबल पे आया। मुझे उनकी सोच से इख्तलाफ है, मुझे उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, बट मैं वाजपेयी जी के अप्रोच की बात कर रहा हूँ। इन्होंने बंदूक छोड़ दी और उसके बाद बंदूक का नाम नहीं लिया। मैं नहीं कहता हूँ उसके तमाम वो जो हैं जो वायलेंस के जो भी थे उस पर कार्रवाई न की जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ये अपनी ज़बान हमारी ज़बान में दे रहे हैं। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बंदूक छोड़ी, उन्होंने कहा मैं गांधी के रास्ते पे चलूँगा, वो टेबल पे आए, बातचीत हुई, और वाजपेयी जी का अप्रोच की वजह से इस जैसे शख्स ने भी वायलेंस का जो रास्ता था वो तर्क कर दिया और बातचीत में आ गए। बातचीत बदकिस्मती से चली नहीं। देखिए अप्रोच में क्या फ़र्क है। वो भी बीजेपी के प्रचारक थे, वो भी आरएसएस के प्रचारक थे, मगर प्राइम मिनिस्टर बन के वो बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे, वो 130 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर रहे। देखिए फ़र्क क्या है। उन्होंने कहा हमसाया से बात हर हाल में की जाएगी, हमसाया हम बदल नहीं सकते। करगिल हुआ, बैक स्टैबिंग थी, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसके बाद भी बातचीत, ये कन्विक्शन था उनकी बातचीत में। नतीजा पहली बार कश्मीरियों ने अमन की सांस ली, रास्ते खोल दिए। उन्होंने कहा बॉर्डर्स तब्दील नहीं किए जा सकते हैं, मगर इनको इरेलेवेंट बनाया जा सकता है। वहाँ पे बैंक्स शुरू होगी, एक शुरुआत होगी, उसको अमन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सफोकेशन है, क्योंकि सप्रेशन है, क्योंकि लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं, लोगों की ज़बान पर ताले लगाए हैं, हाथों में जंजीरें हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। ये अनहेल्दी है और ये जमहूरियत के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीसफुल आउटलेट देना चाहिए, एक ग्रेसफुल एग्ज़िट देना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, ताकि वो पुरअमन तरीके पे, जैसे हिजाब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं किया जाता, बाकी जगहों पे प्रोटेस्ट होते हैं उनके साथ पुरअमन। अगर यहाँ पुरअमन प्रोटेस्ट हैं वो तो अलाउ होने चाहिए। टारगेट किलिंग्स हो या अदरवाइज हो, हमारे पुलिस फोर्सेस मारे जाते हैं, हमारी माइनॉरिटी जो हमारी अमानत है, जैसे हम मेजॉरिटी की अमानत है रेस्ट ऑफ द कंट्री में, वैसे वो हमारी अमानत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, और ये इनका तो दावा था, पहले तो मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट का तो दावा था ये सब आर्टिकल 370 की वजह से हो रहा था। अब 5 अगस्त को 3 साल होंगे, तो ये तो रुका नहीं, ये तो बढ़ गया। तो इनको तो डीप ब्रेथ लेके इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और कोर्स करेक्शन करना चाहिए। अगर इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो अपनी गलती मानने की कोई कमज़ोरी नहीं है, ये तो बड़कपन है। अपनी गलती मान के इसको दुरुस्त कीजिए, अभी भी मौका है। बाद में शायद लेट होगा, बाद में बहुत लेट होगा, और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर को संभालना, जम्मू कश्मीर को ही नहीं पूरे देश को संभालना। अभी मैं एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट की बात सुन रहा था, वो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर समाज में जो डिवीज़न है हो रहा है, समाज में जो नफ़रत फैल रही है, इकोनॉमिस्ट का कहना था कि ये एक फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमी को भी तबाह कर सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपने खुद कहा दिल की दूरी दिल्ली से दूरी, उस पर कोई अमल नहीं हुआ,
آپ نے خود کہا ہم کشمیری نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے موقع فراہم کیے گے. آج یہاں بیکاری بے روزگاری دیکھ لیجئے 24% انفلیشن ہے, 24% تک بڑھ گئی ہے. آج انفلیشن دیکھ لیجئے, گیس سلنڈر اب ہم ایک کھلونا بن گیا ہے, 50 روپے ان ون گو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو کس چیز میں سدھار آیا؟ اگر نہیں آیا تو مان لیجئے اور کورس کریکشن کر لیجئے اور چیزوں کو ٹھیک کر لیجئے.